करंट स्रोत को कैसा है ये? आइडियल। आइडियल बोले तो आदर्श। आदर्श करंट सोर्स मन क्या करना? आदर्श करंट सोर्स में हम चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पे करंट दे चला रहा है यहां से सारे का सारा करंट यहां पहुंचे, यहां पर कोई क्षति ना हो। ठीक है, दोबारा इसके बारे में मैं बता रहा हूं, करंट स्रोत हो या करंट मापक यंत्र हो, सबके अंदर प्रतिरोध किसमें होता है? किसमें होता है? शंट में। शंट बोले तो पैरेलल में, समांतर में। तो इसका प्रतिरोध देखना है ना, तो इसका प्रतिरोध यहां देखोगे। कहां देखेंगे? यहां देखेंगे। आइडियल में मेरे को ये बताओ, अगर मुझे पूरे का पूरा करंट यहां चाहिए तो इस रास्ते में से मैं कितना करंट चाहूंगा? इस करंट में मैं कितना करंट चाहूंगा? 0 एम्पियर। और 0 एम्पियर कब आ सकता है इसमें? जब पूरा रेजिस्टेंस कितना होएगा? हाई, अनंत। और अनंत के ऐसा, ये अनंत तभी है ना, ये अनंत ही तो है, ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध एक आदर्श का क्या माना जाता है? अनंत माना जाता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल सोर्स हो, प्रैक्टिकल सोर्स में इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उच्च। उच्च की वजह से ज्यादातर करंट इस रास्ते से जाएगा जो आसान रास्ता है। ठीक है, हाँ उसमें उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होया करा? उसमें सीरीज में। ठीक है, अब सीरीज में क्या चाहिए हमें? खपत कम से कम चाहिए। आइडियल में ये चीज क्या हो जाएगी? 0। और प्रैक्टिकल में निम्न होता है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, एक तो थे स्वतंत्र। ठीक है, इंडिपेंडेंट। पता है क्वेश्चन आंदे रहे नहीं जिस हिसाब में सचिन, उस हिसाब में क्वेश्चन यू मिला। सेब तो लिखी थी मैंने इसमें, वीडियो में भी बता रखी मैंने, लेकिन नहीं, अरे इसमें मैंने नू लिख रहा, ए नू बताया था। ये सारे के सारे क्या हुआ? करंट सोर्स हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया। ये चीज बताई। ठीक है, वर्गीकरण दो तरीके से कर रखे हैं, एक वृत्ताकार है और दूसरा डायमंड है। जो वृत्ताकार है वो सारे क्या? स्वतंत्र है, ये है स्वतंत्र। और जो ये है डायमंड शेप में, ये ले रखा है डिपेंडेंट, आश्रित। ये वोल्टेज सोर्स है तो बात कंफर्म है, लेकिन साथ के साथ क्या, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है। ठीक है, और अगर ये दे दिया, वोल्टेज तो सोर्स ही है, कंफर्म है बात, लेकिन कंट्रोल नियंत्रण किसका है? करंट का है। अरे इसमें डीसी, ये है मेरे पास डीसी। डीसी में मेरे को ये बताओ इसका मान क्या है? समान, कांस्टेंट, चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? फिर 0। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ये अपनी बेस वैल्यू पे जा रहा है? नहीं जा रहा। अगर ये ऐसे नीचे जाके ऊपर आ रहा होता तब इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती। जैसे एक बार हम क्या कर लिया करा, इसका जो मान है सोचा 0 थोड़ी है। डीसी, डीसी क्या था, मैंने 5 वोल्ट दे रखे, 10 दे रखे, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। कई बंदे इस चीज से रिलेट कर लें इसमें, लेकिन नहीं, फ्रीक्वेंसी अलग है और मैग्नीट्यूड अलग है उसका मान। ठीक है, तो इस चीज ना समझियो। फ्रीक्वेंसी का मतलब जब वो 0 पर होगा वापिस उसी मान पर पहुंचा, वहां फ्रीक्वेंसी बनेगी, अदरवाइज इसकी यही रहेगी। ठीक है, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन यही है, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या रहता है? इसका कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी इसकी 0। उसके बाद आती है हमारे पास एसी। एसी है ये पूर्ण चक्कर, साइकिल का चक्कर होया करता। तो जनरेटर घूमा, जनरेटर भी पूरा चक्कर ही लेगा घूमा। ठीक है, इसलिए उस तभी है ना ऐसी ही वेव पैदा हुआ। ठीक है, और ऐसी वेव को मैं क्या करता हूं, इसका है ना एक वेव के बाद इसका विवरण देना, इसके बारे में पता लगाना, इसकी स्टडी करना, ठीक है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये चक्का था इस चक्के ना तोड़ कर देना, ये आगे रख लिया। ठीक है, साइकिल है ना, साइकिल आप चलाया करें जो, उसके पहिए ना साइकिल बोलना, बाईसाइकिल, 2 चक्के वाला साइकिल। ठीक है, ऐसे ही उस साइकिल का एक हिस्सा तोड़ कर मैंने उर्ले कन लगा लिया, तो ये बन गया एक कंप्लीट साइकिल। अभी भी है, अभी भी क्या, ये एक
कंप्लीट साइकिल है। एक तरंग को ही बोला जाता है एक साइकिल। ठीक है, ये 0 होता है, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। तो जब तरंग 3 पाई बाय 2 फिर 270 बनेगा। हाँ चलो इधर आओ। एक साइकिल किसको बोलते हैं? फिर एक साइकिल के लिए डेफिनेशन क्या होगी? जब तरंग अपना पूरा 360 डिग्री का एक चक्कर पूर्ण कर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक साइकिल। हेलो, चलो मैं यहां तक स्टार्ट करता हूँ, 0 तक। इस चीज ने क्लियर करा पहला। ये है मेरे पास पाई बाय 2, इधर कर लेता हूं मैं, नहीं 2 पाई बाय 2, इधर कर लेता हूं मैं 3 पाई बाय 2, इधर कर लेता हूं मैं 4 पाई बाय 2, आगे कर लेता हूं 5 पाई बाय 2, आगे कर लेता हूं 6 पाई बाय 2। ऐसे बनेगा ये। ठीक है, यहाँ भी बनेगा, यहाँ 0 पाई बाय 2 बनेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में चलता रहेगा। ठीक है, अब इसका विश्लेषण करना आसान है क्योंकि यहाँ है ना, अगर ऐसे चलते हम तो एक चक्कर के बाद अगला चक्कर, अगले चक्कर के बाद अगला चक्कर आ जाए। लेकिन अगर वही एक ही जगह अगर हम इसको कर देना तो यही घूमधाम न के बेरा 360 के बाद कहाँ कौन सी वैल्यू पहुंच रही हो। ठीक है, इसलिए इसको तोड़ के आगे लिख दिया, हमारे लिए आसान हो गया। और हम जिस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं ना, लगभग सारी की सारी चीज क्या है, हम जितना भी डिस्कशन करेंगे 99% हम साइन वेव के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर? अगर पूछा जाता है ना डायरेक्ट एवरेज वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है, एसी की, ठीक है, अगर ऑप्शन में दे रखा है 0.637 तो उसका मतलब ये है ये साइन वेव की है। किसकी है ये? जय तरंग की, साइन वेव की। ठीक है, हाँ नहीं वो तो है, लेकिन साइन वेव की है ये। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता, अगर ये ऑप्शन में दे रखी है, मैं बताने लग रहा, अगर पूछ लिया जाता है कि पूर्ण चक्कर की, तब तो 0 आवेगी, लेकिन 0 भी किसकी है यार? साइन की ही है। अगर मैं इसकी दे दूं धरते हुए, इसकी बताओ मन की रहेगी। फार्मूला दर दो, फार्मूला टेक दो गेल की गेल के, कौन सी वैल्यू है यार? क्या? डीसी वैल्यू। डीसी वैल्यू किस तरह काटा थे हम? औसत मान। इसका एक पैमान कितना है? मान लीजिए 5 ले लू मैं, 2 पैमान, 3 पैमान, सारे 5 5 जोड़ दो तीनों के, 5 जमा 5 जमा 5 बटे 1 2 3, 15 बटे 3 कितना गया? तो इसमें कह रही है एवरेज और जो मैक्सिमम है सेम ही है डीसी में। ठीक है, अगर इसमें तो हम फैक्टर वगैरह भी काटोगे नहीं, उनकी वैल्यू तुम्हारी 1 आवेगी, लेकिन इतना काउंट नहीं कर दे। बात आ जाओ इधर। अभी तो हमने साइकिल के बारे में बात करी, फिर क्या बात आवेगी इसमें? अब हम जय तरंग के ऊपर सारा का सारा विश्लेषण है ना जय तरंग के ऊपर करने लग रहे। जय तरंग में क्या होता है? ये होते हैं हमारे एंगल, कोण। ये क्या होते हैं? कोण। 0 डिग्री का, 90 का, 180 का, 270 का, 360 डिग्री का कोण। ठीक है, यहां से देखने से ही पता लग रहा है कि जो तरंग होती है, तरंग का जो मिनिमम मान है यानी निम्न वैल्यू, निम्न मान कहां पर है? 0 पे, 180 पे, 360 डिग्री पे। ठीक है, और अधिकतम मान 90, 270 पे क्या है? नेगेटिव। बिल्कुल मतलब कि निम्न से भी निम्न बोलेंगे नहीं ना, इन्हें बोल दो शून्य, इन्हें निम्नतम लिख दो। यो किस पे है? 270 पे। ठीक है, तो या इस वैल्यू ने क्या बोले, अगर जो अधिकतम वैल्यू हो इसने बोले अगर हम पीक वैल्यू, क्या बोलते हैं? पीक, या बोलते हैं शिखर। ठीक है, ये भी पीक और शिखर होता है, लेकिन ये किसमें होता है? ऋणात्मक में। ऋणात्मक में वीएम, इसको दर्शाया जाता है वीएम से। अब एक वैल्यू पूछ रखी थी पीक टू पीक, ये भी पीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक का इसको बोल देते हैं पीक टू पीक। इसको बोलते हैं पीक टू पीक।
शिखर से शिखर तक, शिखर से शिखर, शिखर से शिखर कितना होएगा फिर, यह कितनी होगा यहां से लेकर 0 तक Vm, और ये भी 0 से लेकर यहां तक मान कितना है Vm, दोनों ना जोड़ दो कितना हो गया 2Vm, शिखर से शिखर तक। ठीक है, ये मान हो गया। फिर है 360 डिग्री का कोण कंप्लीट करने लग रहा एक तरंग, तो उस चीज ने क्या बोलेंगे हम उसका, जितने समय में वो एक तरंग एक साइकिल कंप्लीट करने लग रहा है उसने क्या बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, जितने समय में उसने एक साइकिल एक चक्कर कंप्लीट किया, पूर्ण किया। दूसरी बात क्या बोलता है फिर, मेरे पास 1 सेकंड का समय, कितना 1 सेकंड का समय, 1 सेकंड में चक्कर, 1 सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट कर लेता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण करता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दूसरी बात, टाइम पीरियड को दिखाया जाता है टी से, टाइम पीरियड को दिखाते हैं टी से, फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं एफ से, दोनों के मध्य संबंध है, एफ बराबर 1/t लिख दो या फिर टी बराबर 1/f लिख दो। इसकी यूनिट होती है सेकंड और इसकी यूनिट की होती है हर्ट्ज, इंपॉर्टेंट है यूं। और इंडिया में जो एसी सप्लाई होती है वहां पर उसकी आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज। ऐसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी है कि 50 तो आपने बोल दी, लेकिन 50 मतलब एग्जैक्ट 50 तो नहीं मिलती, कुछ ऊपर नीचे उसका हाँ हो सकती है। कितने तक की परमिशन है, +-3%, +-3% अगर बनेगी तो 50 की बना लो 48.50 से तो 51.50 हर्ट्ज तक। अगर इससे नीचे या ऊपर चली जाती है तो इसका सिंक्रोनिज्म फेल हो जाता है। ठीक है, सिंक्रोनिज्म फेल हो जाता है फिर सिस्टम का। एफ बराबर क्या है 1/t, एक तो पता लग गया हमने, इसकी यूनिट क्या है हर्ट्ज। अब इसकी यूनिट क्या होगा सेकंड, तो इसको क्या लिख सकते हो पर सेकंड। दूसरी यूनिट ये भी बन सकती है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो सेकंड, इस चीज ना समझ रहे हम। ठीक है, प्रति सेकंड। मैं आधे पूरे की कर ला, चलो चलो ठीक है। मेरे को है ना ये जय तरंग है, मेरे को इसकी वैल्यू मापनी है। क्या मापनी है इसकी वैल्यू? हमने एक चीज देख ली भाई, 90 पर तो मैक्सिमम है, 270 पर और न्यूनतम है, और यहाँ पर क्या ये 0 है। मैं 10 पर देखने लग रहा, इसकी वैल्यू जब मैंने मापी तो उस टाइम विस्थापन कितना था इसका 10 डिग्री का, तो उस टाइम मापी वैल्यू आई I1। 20 पे मापी वैल्यू अलग आई। जो जिस समय पे मैं वैल्यू माप रहा हूं हर एक समय पे हर एक इंस्टेंट पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी अलग आ रही है। इस वैल्यू को नाम दिया जाता है तात्क्षणिक वैल्यू, यानी कि इंस्टेनियस वैल्यू। ठीक है, इंस्टेनियस वैल्यू का मान एक सा नहीं रहता, इसका हर एक एंगल पर हर एक समय हर एक इंस्टेंट इसका मान क्या हो जाता है बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन आरएमएस वैल्यू क्या होती है कि एक इसका एक इफेक्टेड सा मान दे दो। ठीक है, इसके आधारभूत एक सारा निचोड़ सा दे दो भाई, ये मैं लिख दूं अगर भाई यही वैल्यू है इसकी। ठीक है, ऐसी वैल्यू हम औसतन वैल्यू ले लिया करा, ज्यादातर कौन सी वैल्यू ले लिया करा औसतन। फिर हमने क्या करा, हम औसतन पर गए, अब औसतन ले लो, लेकिन औसतन में क्या हो गया, या पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, इसकी मान ले वैल्यू -2, इस +2 और इसकी वैल्यू -2, दोनों ना जोड़ कर भाग दे हम 2 पाई था, तो क्या हो जाएगा ये सारी की सारी वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब सिस्टम गड़बड़ा गया, औसत भी नहीं ले सकते। फिर हमने कौन सी वैल्यू ली, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, ये मान लीजिए +2 यू -2, इन्हें क्या करिया दोनों का स्क्वायर कर दे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा +4, और फिर उनका कर दो √ भाग दे दो 2 पाई था, भाग दे दो 2 पाई था। तो इसमें क्या है, इसमें 0 नहीं होता क्योंकि क्या होया इसमें वर्ग हो गया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रख लो, रूट मीन स्क्वायर, और जो यह वैल्यू आया करे, यह वैल्यू हमारी कितनी आवा निकल का Vm/√2, 0.707 Vm। ठीक है, यह कौन सी वैल्यू है आरएमएस वैल्यू है।
तो हम क्या करते हैं, हमारी पूर्ण चक्कर की तो वैल्यू क्या आ गई थी, औसतन वैल्यू, औसत वैल्यू क्या आ गई थी पूर्ण चक्कर की, 0 पूर्ण चक्कर के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं, हाफ चक्कर के लिए चेक करते हैं फिर इसको, किसके लिए, अर्ध चक्कर के लिए। अर्ध चक्कर में क्या है, एक सारी की सारी पॉजिटिव है और मापनी कहां तक है, पाई तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2Vm/पाई। एक तो ये चीज याद रखनी है, और एवरेज लिख देता हूं सीधा, आई हो या वोल्टेज हो, एवरेज वैल्यू। दूसरा 0.637 Vm, दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ना, वो आरएमएस मान है, वो क्या है, आरएमएस मान है 230। अब मेरे को ये बताओ, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी एसी का ये मान नहीं है 230, 230 तो कहीं यही रहता है वैसे, इसका मतलब यही है। तो पूछ लिया जाता है कि ये बताओ अधिकतम मान कितना है इसका, अधिकतम मान कितना है। तो क्या करेंगे इसको, जब हम Vrms निकालते हैं तो क्या करते हैं, Vm को भाग देते हैं √2 से, इना गुणा कर दो, पर लेकिन ले जो इसना, Vm बराबर क्या आ जाएगा, √2 गुणा Vrms, 1.414 Vrms कितनी आवेगी, लगभग 320 के आसपास आवेगी, है 315 या 20 के आसपास ही आवेगी, ठीक है। 220 में मेरे से 315 हो जा, 311 क्या हो गया, ये निकालन वास्ता 0.707 तब भाग देश का, उसका भी फर्क ये पड़ जाएगा, 0. उस तक भाग दे लो, 70 तक गुणा कर दो, 7 तक गुणा कर देना, सिंपल 70 तक, बात वही आ जाएगी। पीक फैक्टर क्या बोलते हैं इसको, शिखर गुणांक। पहले तो मेरे को ये, अच्छा शिखर गुणांक ही लिखना, क्या रहेगा, पीक बटे आरएमएस, यानी कि पीक की वैल्यू क्या होती है, Vm बटे √2, तो कितना आ जाएगा 1.41। मेरे को ये बताओ, ऊपर भी वोल्टेज थी, नीचे भी वोल्टेज थी, वोल्टेज तक घट गई वोल्टेज, तो इसकी इकाई क्या होगी, बहुत बढ़िया, इसकी कोई इकाई नहीं है, गुणांक जितने भी हैं उनकी कोई इकाई नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, सियाने हो गए। इसके बाद कौन सा फैक्टर आवेगा, अरे पावर फैक्टर, सीधा पावर फैक्टर, फॉर्म महापावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर के ऊपर उसकी, फॉर्म फैक्टर से किसके ऊपर आधारित है, उसकी शक्ल के ऊपर, उसकी शक्ल ना क्या बोल लिया, उसका रूप, इसका दूसरा नाम रूप फैक्टर भी है, रूप गुणांक, ठीक है। बताओ इसकी वैल्यू, आरएमएस बटे एवरेज, आरएमएस कितना होता है 0.707 और एवरेज 0.637, कितना आ जाएगा 1.11। ये 1.11 है, ये किसके लिए है, साइनोसोडियल के लिए, जय तरंग के लिए, जय तरंग के लिए। एक क्वेश्चन पूछा था प्रतीक ना मेरे पता कि स्केयर वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, स्केयर वेव का फॉर्म फैक्टर। मैं देखो स्केयर वेव बनाऊंगा एक बार तुम्हारे सामने, अगर इसका पूर्ण चक्कर का लेते हैं, इसका औसत, पूर्ण चक्कर को औसत लेते हैं, इसका भी 0 आएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, औसत ले लेता हूँ आधे चक्कर का। अब इसका जैसे वैल्यू है 5 5 5, तो सारे ना इन 1 2 2 3, 5 5 जोड़कर 3 तब भाग देवांग क्या आवेगा, यू 5 ही आवेगा। मैक्सिमम कितना इसका, 5/5 करियो, कितना आया, तो इसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा, स्केयर वाले का 1 होगा, अगर पूछ लिया तो। लेकिन इतनी जरूरत नहीं है इनकी, थोड़ा सा ऊं भी अपने आप हिसाब लगा दियो, बस समझ गए बे, यू किसका है, ये साइन का है, जय का, उसका 1 है, बता दो इसमें ज्यादा कौन सा है, बस ये सारे यू क्या हुआ, एंटी फेज। देखो इन फेज में क्या हुआ, इनके अंदर कोण अंतर क्या होता है, 0 कोण अंतर, इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है कलांतर।
कलांतर क्या होता है इनका? जीरो। वोल्टेज और करंट के मध्य है जीरो। हाँ, यहां पर कलांतर होता है कुछ भी, जीरो से ज्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कलांतर होता है। कोण के अंदर कोण डिफरेंस होता ही होता है। यहां पर कितना अंतर होता है? 180 डिग्री, बिल्कुल विपरीत, ठीक है। 36 का आंकड़ा भाई, सवेरे सवेरे जूत बाजन लग जाएगा होगा। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और जैसे ही एसी के अंदर आए, एसी के अंदर आते ही क्या हो गया? करंट वोल्टेज साथ साथ नहीं रहते, ठीक है, कहीं करंट आगे हो गया, कहीं करंट पीछे हो गया, इसमें लीड लैग हो जाता है, तो सर्किट के अंदर इनका इफेक्ट भी आता है, कैपेसिटर का इफेक्ट भी आता है और इंडक्टर का भी इफेक्ट है। जो ये विरोध करता है ना करंट का, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो ये विरोध करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इनकी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई FL, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 1/2 पाई FC। मतलब करंट का विरोध तो करते ही करते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी निर्भर करते हैं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा विरोध करेगा। यहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसका विरोध कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये तीन फैक्टर अब सर्किट के अंदर, एसी सर्किट के अंदर जो विरोध करते हैं अब करंट का, इनका इन तीनों ना इकट्ठे कर लो। कर लिया इकट्ठा, इकट्ठा करने से क्या बन गया? इम्पीडेंस जेड। जेड इजिकल टू क्या होता है? ये क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, इनका अंडर रूट। सिंपल सी बात अब ये है कि यह चीज है नहीं, हम ना सर्किट के अंदर, लाइन के अंदर हम लगाते नहीं, ठीक है। ये तो मोटा से अब हम ना डीसी में भी मिलने लग रहा है, एसी में मिलने लग रहा है, लेकिन ये लाइन के अंदर ऑटो जनरेट होने लग रहे। ये दोनों चीजें क्या है? क्या है? काल्पनिक है। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, काल्पनिक है, एक्सएल और एक्ससी, ठीक है, ये वास्तविक है। इसलिए आर को लेते हैं हम यहां पे, ठीक है, और काल्पनिक को लेते हैं। ये जो ऊपर वाला होता है ना, जो चांद तारे तोड़ गलिया वो आसमान मदा, वो है कदी सा, ठीक है, नहीं होता नहीं। मैंने किसी की सगाई हो रही और बहू के बात लग रही हो, कह नहीं देंगे कदी बार तेरे खातर है, हाँ झूठे दलासे हो कि तेरे खातर चांद तारे ले आऊंगा तोड़ का, कहा नहीं है, कह था ना भी कह नहीं, ठीक है, चलो कहिए भी ना, ठीक है। तो यह क्या चीज होगा? यह होगा एक्स, काल्पनिक है यह चीज, और इन दोनों का मिलकर के बन जा फिर जेड। ये है इसकी कौन सी ट्रायंगल है? प्रतिबाधा ट्रायंगल बोलते हैं इसको, प्रतिबाधा त्रिभुज। यहां जेड आता है, यहां आर आता है, यहां एक्स आता है, ठीक है। मान लीजिए एक्स सी नहीं दे रखा सर्किट के अंदर, एक्सएल है, काट दो इसने, नहीं दे रखा क्या जरूरी है? एक्सएल नहीं दे रखा, एक्स सी दे रखा, काट दो इसने, इनका कर लो। इनका जो योग होता है कैसा होता है? इनका सदिश योग। क्या होता है? वेक्टर सम बोलते हैं इसको। बीजगणितीय योग नहीं, अब वेक्टर सम, सदिश योग, ये सदिश योग का फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक। उसने प्रतिबाधा ऐसी होती है जेड के नाम से। इसकी यूनिट भी क्या होती है? वेक्टर सम। सदिश का मतलब क्या है कि उसकी साथ में उसकी दिशा भी है, ठीक है। मैं क्या करूं, इतनी चीज मापन लग रहा। किसकी? एसी चलन नहीं लग रही उस तरफ। करंट स्केलर था। करंट में देखो, करंट में लग गया KCL। सिर्फ एक ही चीज की वजह से करंट वो है, करंट की डायरेक्शन भी है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक ही है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक पॉइंट पर देखा, ये आन लग रहा, ये जान लग रहा, I1 जमा I2, ऐसे था ना, I1 जमा I2 माइनस I3 बराबर कौन सा योग है? ये ऐसा योग, इस दोनों योग में फर्क है ना। ये कौन सा योग है? सदिश योग, वेक्टर सम। ये कौन सा योग है? बीजगणितीय योग। करंट की डायरेक्शन भी है, कहां से कहां जाता है करंट? पॉजिटिव से डायरेक्शन है इसका मतलब। लेकिन उसके बाद भी हम सीधी यही चीज लिखता कि भाई ये तो वेक्टर क्वांटिटी है,
सदिश दिखा ना तो क्योंकि डायरेक्शन है, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका क्या है, बीज गणितीय योग होता है, इसलिए ये सदिश में नहीं आती, अदिश में आती है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, हाँ कर दें कर दें कर दें कर दें कर दें। अच्छा, अब ये वोल्टेज है, वोल्टेज को दिखाया कैसे जाता है, वी एम साइन ओमेगा टी। यहां से भी क्वेश्चन निकलते हैं भाई, यहां से क्वेश्चन निकलते हैं। देखो मैं सीधा लिख दी इसकी जगह 290 साइन ओमेगा टी। मेरे को इसकी आरएमएस वैल्यू बताओ, बता सकते हो? क्या करेंगे आप के थावेंगे यहाँ, तो आरएमएस का फार्मूला तो पता ही है, वीएम बटे अंडर रूट 2। वीएम के है इसकी 290 बटे अंडर रूट 2, निकाल दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात सीधा नो पूछ लिया इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये इक्वेशन दे रखी, पहचान दोगे इसमें, तो पहचान सकते हैं नहीं? बहुत बढ़िया। यह दे दी वीएम, आईएम दे दिया था, ए या वीएम दे दी, आईएम का चलो इसमें बताऊंगा उसके बाद। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन बन सका, मैं बताऊंगा। उसके बाद बारी आ गई हमारी, इसमें से करंट गुजरेगा आई। आई किसके ऊपर डिपेंड करता है, वी तो भाग दे दो वी बटे आर, वी एम साइन ओमेगा टी बटे आर करते हैं तो ये आ जाएगी वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आई की। आई भी क्या है हमारा, एसी क्वांटिटी है। जब बात आती है शुद्ध प्रतिरोध की, किसकी, शुद्ध प्रतिरोध की, तो करंट और वोल्टेज साथ साथ में चलते हैं, साथ साथ में ऐसे चलते हैं, जैसा हमने सोचा था भाई ऐसी होगी लाइफ, साथ साथ में इन फेज में चलते हैं। जब तक, ठीक है, जब तक सिर्फ प्रतिरोध होता है तो इन फेज होते हैं। क्या होते हैं, इन फेज। तो कोण अंतर कितना है यहां पर, कोण अंतर है 0। कोण अंतर 0 है तो वोल्टेज, अगर इस लाइन पे वोल्टेज है तो इसी लाइन पे क्या होएगा, करंट। ठीक है, फिर निकल के आता है इसका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक की वैल्यू क्या होती है, वी आई आर बटे जेड। अब जेड की वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एक्सएल एक्सी है इसमें, तो ये ना क्या कर दूं 0, तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या आ गई, आर ही आ गई, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आ गई, आर। तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, शुद्ध प्रतिरोध सर्किट के अंदर शक्ति गुणांक की वैल्यू क्या होती है, कला अंतर कितना होता है, कोण अंतर कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, पावर फैक्टर 1। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन है। इसमें जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड का जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट होती है, वो क्या होती है, ओम। ठीक है, एक्स एल की एक्सी की भी ओम रहेगी। अब मैं एल की जगह क्या ले लेता हूं, इसकी एक्स आर की जगह ले लेता हूं मैं एल। एल ले लिया तो प्रतिरोध क्या होएगा, एक्सएल। ठीक है, एक्सएल जब प्रतिरोध आ जाता है तो क्या होता है, करंट पीछे रह जाता है, करंट रह जाता है पीछे। ये फिर ऐसे होता है इनका, ये चल दी वोल्टेज और ये चल दिया फिर करंट, है ना। करंट आपका दिखा है पीछे दिखा है, ये वोल्टेज है, ये आई है, बताओ आगे के पीछे, फिलहाल लग गया। ठीक है, अब नहीं यहाँ शकल तो नहीं देखना, इसकी शकल बन जाना बहुत खराब है। यू ए नीचे लेगा इसने पूरा कंप्लीट करो, इसने पूर्ण बनाओ, फिर यहाँ प्लोथी मार का बैठ जो 0 बा। अब चेक करो इसकी वैल्यू कितनी है, वी की 0 है, और इसकी वैल्यू -1 2 जहां भी पहुंच गई। इस टाइम आपका कौन है, फिर कौन है, वोल्टेज, क्योंकि बड़ी वोल्टेज है, ये 0 है, ये -2 है। इतना तो पता होगा 0 मतलब माइनस वाली क्वांटिटी में 0 बड़ी होगी। तो इसने पूर्ण करका, इन्हें पूर्ण करका फिर चेक करना हमने। तो अगर आगे होगा तो ये पता लग जाएगा कि करंट क्या है,
करंट आगे नहीं है, अब करंट क्या है, पीछे है। ठीक है, इस चीज से निकालना है, ठीक है हमेशा। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एक्सएल की वजह से क्या हो गया, दोनों के मध्य कुछ ना कुछ कोण अंतर, कलांतर, कलांतर, कलांतर हो गया इनमें। ठीक है, जो इंडक्टेंस होता है इसमें करंट हमेशा पीछे रहेगा। करंट क्या रहेगा, हमेशा पीछे। करंट क्या रहेगा, पीछे। पीछे का मतलब क्या होता है, लैग। क्या होता है, लैग करता है। मान लीजिए मैं ये वोल्टेज बना दूं, कौन बनाया था ना, ठीक है, तो करंट कहाँ है इससे, हमेशा। जब कौन बनाया करते, याद है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में किसी ने कौन बनाए प्रकार के ला, ठीक है। तो कौन बनाने लगे करते जब, तो कौन ना ये उर्ले का नहीं बनाया करते ना, ठीक है। तो उर्ले का नहीं, मान लीजिए वोल्टेज है, तो कौन के हिसाब था, और ये करंट है, ये करंट है, तो मेरे तक कौन के हिसाब था बताओ। जिस तरह कौन बनाया करते, छोटी वैल्यू आई की है कि वी की है, आई की, क्योंकि आई पीछे है। ऐसे होता है किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। अगर ऐसा डायग्राम दे दिया तो इसका मतलब आई पीछे है। ये कौन सा सर्किट है, लैग इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। अब पावर फैक्टर क्या होगा इसमें, पावर फैक्टर क्या होता है इसमें, देखो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है कोस फाई। फाई की वैल्यू कितनी है इसमें, इसके अंदर है ना शुद्ध, शुद्ध इंडक्टर है, शुद्ध इंडक्टिव है। शुद्ध इंडक्टिव के अंदर है 90 डिग्री का कोण होगा। कितना का होगा, 90 डिग्री का। अगर ये वोल्टेज है तो ये क्या है, करंट, और कोण कितने का है, यहाँ 90 डिग्री जब करोगे ना हम, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। पावर फैक्टर क्या होता है, शुद्ध इंडक्टिव में, किसमें, इंडक्टिव में, प्रेरकीय में, ठीक है। पावर फैक्टर 0 है, कलांतर कितना है, कलांतर है 90 डिग्री। और 0 के साथ साथ एक चीज और लिखनी है, लैगिंग। क्या लिखना है, लैगिंग। 0 है लेकिन लैगिंग है, क्योंकि इसमें करंट हमेशा क्या रहता है, पीछे रहता है। इसके बाद ले लो कैपेसिटिव, दारितीय। दारितीय में क्या होता है, करंट आगे होता है। क्या होता है, करंट आगे था ना। अच्छा, उसका रिवीजन होया कौन, चलो मैं एक बार और बताऊं ना इंडक्टर ना, कि करंट पीछे क्यों हुआ इसमें, करंट पीछे क्यों होता है। ये तो समझ गया, हमने मार दिया रट्टा इस चीज का, तो करंट पीछे रहा। लेकिन वो देख लो, वोल्टेज और करंट हम नवरा साथ साथ छोड़ दिए। अब करंट क्या है, मतलब पाइप एक तरीके से पानी इसमें घूम घूम कर जाएगा, ठीक है। करंट क्या करेगा, इसके अंदर से ऐसे लपेटे खान जाएगा, वोल्टेज इन जंप मार दी हुई जाएगी। वोल्टेज जल्दी पहुंचेगी कि करंट, वोल्टेज तो यहाँ पहुंच गई, करंट तब तक यहाँ खड़ा, तो इसमें करंट क्या रह गया, पीछे रह गया, ठीक है। इस चीज ने याद रख लो। और कैपेसिटर में क्या होगा, इसका उल्टा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें करंट आगे पहुंच, जब वोल्टेज पीछे रहा, इसमें करंट क्या करता है, लीड करता है, आगे निकल जाता है। बात है शुद्ध की, जब शुद्ध की बारी आती है तो इसमें भी कोण कितने का आता है, 90 डिग्री का। कलांतर, हाँ हाँ, इसमें कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री का। ये होगी हमारी वोल्टेज, ये करंट। अब सर ध्यान सिर्फ इस चीज का रखना, पीछा निकलो या आगे निकलो, हमेशा क्या निकलेगा, करंट। वहीं से पता लगेगा लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। करंट ना देख लो, ठीक है, यहाँ करंट आगे है पीछे है, तो इसका मतलब क्या है, ये लीडिंग सर्किट है। मैं इसी करंट ना यहाँ रख दूं, तो इसका मतलब क्या, लैगिंग। करंट से देखो, वोल्टेज से देखना, कभी नहीं सोचो वोल्टेज पीछा इसमें लैगिंग हो गई ना, हमेशा करंट ना देखो ही ना, आधार बनाओ, ठीक है। करंट आगे निकल रहा है तो लीडिंग, करंट पीछे चल रहा है तो लैगिंग। पावर फैक्टर क्या होता है इसमें, 0, लेकिन कैसा होता है, लीडिंग का, ठीक है। इनका शुद्ध प्रेरकीय, शुद्ध के ले लो अपना, शुद्ध प्रतिरोधी, शुद्ध दारितीय,
ठीक है, बताओ इस गेला किसका मिलान करूं मैं? इस वाले गेला कौन सा करा? इसमें साथ साथ है ना वोल्टेज और करंट, ठीक है। इसमें करंट आगे पीछे और क्या डिग्री का कौन है? 90 का मतलब है तो शुद्ध है। कौन सा ले फिर इसमें मैं? ऊपर वाला, ठीक है। और इसमें कौन सा ले फिर? ठीक है, क्यों पिछले करो मिलान में? प्रतीक पिछला आगे मिलान वाले देख रहा आगे तो क्वेश्चन मिलान वाले में राजीव ने भी दिक्कत आवा, एक क्वेश्चन में 4 उत्तर देने पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल 4 ऑप्शन वाले चल रहे, ठीक है। और उसमें टेम ज्यादा मना भी बनाने में टेम लगा उसमें पूरा है। क्या हो गया? ठीक है, अगर मैं देखो थोड़ा सा डिफरेंस करने लग जा, देखो थोड़ा सा डिफरेंस कितना कर दिया मैंने? अब ये चीज बतानी है कौन सा सर्किट है ये। देखो 90 डिग्री का कौन है? नहीं है। 0 का है, तो इसका मतलब शुद्ध तो नहीं है ये, इस बात में कंफर्म है सारे, ठीक है। तो ये कौन सा बन जाएगा? आरसी बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करें, प्रतिरोध के साथ एक बार आरसी ऐड कर दिया और एक बार ऐड कर दिया एल, और एक बार तीनों ऐड कर दिए, ठीक है। सर्किट के अंदर पहले कैपेसिटर लगा दिया रजिस्टर के साथ, फिर रजिस्टर के साथ इंडक्टर, फिर लगा दिए या तीनों इकट्ठे लगा दिए, ठीक है। तो इसका पता लगा हमने, देखो लीड किसमें होता है? करंट लीड करता है किसमें? कैपेसिटर में। कैपेसिटर दारतीय में करता है ना, 90 डिग्री का करे करता, लेकिन उसमें आ गया साथ की साथ आर, तो 90 और 0 के मध्य अगर करंट रहता है और लीड में है तो कौन सा सर्किट बन जाएगा? अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, करंट पीछे, ये चीज का तो कंफर्म होता हम तो आवेगा साथ में क्या आएगा उसके? आर। शुद्ध नहीं है अभी। अगर ये सर्किट है और ये आई है, ये वी है, तो इसका मतलब सर्किट लीडिंग बन रहा है इसमें। तो इस चीज में किस तरह डिफेंड करोगे? तीनों चीज लग रही इसमें, तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक्सएल की वैल्यू क्या है? बड़ी है किससे? ठीक है। ये प्रतिरोध आ गया था हमारे पास, प्रतिबाधा जेड, इसकी यूनिट क्या है? इकाई ओम। अब इसका उल्टा भी होता है, क्या होता है इसका उल्टा? जेड का उल्टा वाई, वाई इजिकल टू क्या होता है? 1/जेड, 1/ओम। इसने उल्टा लिख दो, ओम, ओम ना एम तो लिखना स्टार्ट कर दो, क्या बन जाएगा? महो। तो ये क्या होता है? एडमिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? एडमिटेंस, जो किसका उल्टा होता है? इम्पीडेंस का, ठीक है। ये चालकता है, ठीक है। ये किससे मिलके बनती है? जेड। जेड किससे मिलके बन रहा है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का उल्टा कर देना, y इजिकल टू 1/जेड, यू किसका? इसका उल्टा क्या बनेगा? क्या बनेगा? जी। उसका उल्टा एक्स का बी, बी एल माइनस बी सी का। मेरे भी बैरंग फैल होने लग जा पचा, ठीक है। बी एल, ये क्या चीज है? कंडक्टेंस। क्या ये? कंडक्टेंस। ये क्या चीज है? क्या है? करंट। देखो ना पीछा क्या आगे करवा ही नहीं थे यहाँ। फिर वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। बताओ कौन सर्किट है? रजिस्टिव सर्किट है।
वी एम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। वोल्टेज क्या है? तो कौन सा सर्किट बनेगा? लीडिंग। इसमें रेजिस्टिव। इसमें फंसे थे था मैं का। हाँ, इसमें बताओ दिया किस तरह बना दिया, किस तरह का? हाँ, पीछे कौन है देखना के यार, करंट ही देखना बस। रेजोनेंस पे आ गए सीधा, और बच रहा कुछ? पावर इसके अंदर यूज होती है फिर पावर, शक्ति। शक्ति हमारे पास तीन तरह की होती है। बताओ। आभासी शक्ति, आभासी का नाम अपरेंट। उसके बाद वास्तविक, उसके बाद प्रतिक्रियाशील, ये कौन सी शक्ति है? अपरेंट, आभासी। एस से इसको दिखाते हैं, एस इक्वल टू क्या होता है? वी आई। इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट एम्पियर। क्या होती है? वोल्ट एम्पियर। इसके साथ किलो, मेगा, मिली कुछ भी लगे मिल जा तो आभासी है। किलो, मेगा, मिली ये तो क्या, उसकी रेंज बढ़ाने घटाने वास्ते है ना, ठीक है। वोल्ट एम्पियर चेक करना, वोल्ट एम्पियर जहां गया इसका मतलब कौन सी शक्ति है? आभासी। एक्टिव, वास्तविक, पी वी आई, ठीक है। ये क्या होता है? कोस पाई, शक्ति गुणांक। क्या होता है ये? शक्ति गुणांक। इसकी क्या होती है इकाई? वाट। क्या होती है? वाट। किलो वाट, मेगा वाट कुछ भी लगे मिल जा, किलो मेगा का मतलब नहीं है वाट, तो इसका मतलब वास्तविक शक्ति। प्रतिक्रियाशील, क्यों बराबर है? तो ये कौन सी इसकी इकाई क्या रहेगी? वी ए आर। किलो लगा मिल जो, मेगा लगे मिल जो, मिली लगे मिल जो, उसका मतलब किसका? वी ए आर। ये किसकी है? रिएक्टिव पावर की। आभासी शक्ति जो हम मतलब कि एक्चुअल जो बिना किसी दोष गुण इनके हुआ ना, वो सारे के सारे वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जो आभासी शक्ति होती है, अपरेंट पावर होती है, ये क्या होती है? केवीए। असली शक्ति हो हमारे पास वास्तविक। और जो अपरेंट पावर होती है वो इन दोनों का क्या होती है? सदिश योग। कौन सा योग? सदिश। यहाँ पे कौन सी आएगी? वास्तविक। वास्तविक बताने लगे जैसे आ रहा था ऐसी आएगी पी। और काल, ये कौन सी है? काल्पनिक। हम जनरेट नहीं कर दे, ऑटोमेटिक हो जाए। ये कौन सी है? काल्पनिक, चांद तारे वाली है, या इन्हें दिखाते हैं क्यू था, और इन दोनों का सदिश योग बन जाएगा एस। ये कई बार क्वेश्चन आ लिया ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। के वी ए वोल्ट एम्पियर, हाँ ठीक है। एक्चुअल में यह पावर जनरेट होगा, एक्चुअल में ये पावर जनरेट होती है। ये तो आगे जाकर लाइन नामा ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। हैं? किसके? हाँ आ तो गए फिर इस पर। हाँ इस मोल है खत्म, और क्या करना? इसका प्रतिरोध R, इसका XL, इसका XC, ठीक है। तो Z की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ?
अनुनाद, अनुनाद आ गया। अनुनाद वो कंडीशन होती है जिसमें सर्किट प्योरली रेजिस्टिव प्रतिरोध की तरह काम करता है, प्योर शुद्ध प्रतिरोध की तरह काम करता है। शुद्ध प्रतिरोध की तरह काम कब कर सकता है? जब ये सारा का सारा क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? सारा का सारा जीरो। ये सारा का सारा जीरो कैसे हो सकता है? एक्सएल माइनस एक्ससी इजिकल टू जीरो कब हो सकता है? इन्हें पर ना ले जाए ना। एक्सएल बराबर क्या हो गया? जब दोनों बराबर है ना, जब दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। और क्या बच जाएगा इसके अंदर? सिर्फ आर। तो सर्किट क्या बन जाएगा? प्योर प्रतिरोधी। क्या बन जाएगा? हाँ, सिर्फ रजिस्टिव सर्किट रह जाए। ओ आगे तीनों हाँ। अच्छा, एक और हुआ इसमें है ना, इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसको किससे दिखाते हैं? वी आर इसको, वी एल इसको, वीसी से। जो हम वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए 230 वोल्टेज प्रोवाइड करने लग रहे हैं, तो यहाँ वोल्टेज हम ना 230 तक ज्यादा मिल जाए, तो ये एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज होता है। कौन सा? वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए कौन सा? ये सीरीज यूज कर रहे हैं तो सीरीज अनुनाद, ठीक है। और इसकी भी जो V की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का, ठीक है। बार बार यूज करेंगे हो जाएगा, पे थोड़ा हम ऊपर ऊपर से चल रहे, डरना नहीं, ठीक है। अच्छा, एक्सएल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 2 पाई एक्स की, दोनों अंदर दोहरा, सैचुरेशन आ रही, पता क्या हुआ सैचुरेशन? सैचुरेशन, सैचुरेशन वो पॉइंट है, सैचुरेशन मैग्नेटिज्म हमने कराया था, और या कौन सी करो करी थी? या बीएच करो करी थी, ठीक है। इसमें जब इस पॉइंट पर जाकर हम इसने मैग्नेटाइज बना करते हैं, इसने हम सप्लाई देने लग रहे, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद उसमें और चुंबकीय गुण नहीं आते। नहीं, ये तो पता है रिवीजन कराने लग रहा था इस इन किताब में। इब्बे सिर्फ इतना समझ रहा मैं कि 10% समझ में आ जाओ, क्योंकि जब डीप में पहले दोबारा लेवांगे ना फिर टेंशन नहीं रहने की, दोबारा होएगा ये चीज, और डीप में होगी या चीज, इस चीज में हम 5 दिन लगावांगे दोबारा इस सारी में जो आज करने लग रहे, ठीक है। लेकिन था ना कम तक हम तो जो कि इसके नाम सुनो रखे कल, ठीक है। नहीं आंदा सर तो क्वेश्चन दे देगा रंगीले, तो ऊपर नीचे गुणा कर लेना, एफ ने ऊपर ले जाओ, उड़ना हो जाएगा। एफ स्क्वायर बराबर है 1/2 पाई एल सी, और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ये चीज याद करनी बहुत जरूरी है। अनुनाद फ्रीक्वेंसी, अगर सिस्टम के अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसी है ना, सिस्टम के अंदर अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी है तो सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्योरली रेजिस्टिव बन जाएगा, अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी है तो, इतनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इन सर्किटों को कहां यूज करते हैं? इनका यूज बताओ। एक्सेप्टर होते हैं, रिजेक्टर एक्सेप्टर होते हैं, इनको नाम दिया जाता है सीरीज अनुनाद को एक्सेप्टर। बहुत बढ़िया, एक्सेप्टर या बोलते सिलेक्टर, बोलते सिलेक्टर स्विच की तरह, ठीक है। अनुनाद फ्रीक्वेंसी, अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी अपनी सप्लाई की अगर ये फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है, उसमें उसका सर्किट का वो भी गिनाएंगे, कितना उसका इंडक्टेंस और कितना कैपेसिटेंस है, ठीक है, उससे निकल जाएगी उसकी। अगर फ्रीक्वेंसी की रेंज ये है ना, तो इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। इसकी जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, ये होती है इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो रेजोनेंट इन्हें कितने बीड़ा करते चले जाओ, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? इसका पीक सिलेक्शन होता है, यहाँ पे पीक सिलेक्शन। ये किसके अंदर है? सीरीज के अंदर है।
हाँ फ्रीक्वेंसी, फिर रेंज है इसकी F2 F1, ये अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ वो रेंज है, क्या है बैंड विड्थ? रेंज। जितनी कम होएगी उतनी चयन क्या हो जाएगा, उतना तेज। यहां से बात सुनो, मेरे को लाइन में फॉल्ट आ गया कोई, ठीक है, लाइन में छोड़ो, आप मेले में जा रहे, मेले में एक स्टॉल लग रही, सिर्फ एक स्टॉल है कि खिलौने की एक स्टॉल है ना, खिलौने पक्का खरीदने अपने बड़का वास्ता, ठीक है, तो गया तो स्टॉल पर इतना लेन देना कितना टाइम लगेगा, ठीक है, अरे एक स्टॉल लग रही उड़ता लेकर दूर गुणे तक के काम की, कम से कम 1000 स्टाइल लग रही, 2000 लग रही, फिर कितना तना सिलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, काफी लग सकेगा। और एक स्टॉल में तना खिलौना लेकर जाना इन्हें वेरा कौन फिर पे, चलो दूसरा के बताओ, तना अपनी दुकान वास्ता पेज के रोल लेने, ठीक है, पेज का रोल लेना है, दुकान एक ही है, पूरे वर्ल्ड में एक दुकान है, तो दुकान पर गया, तना पेज लेने में कितना टाइम लग गया, तो कड़ी रेट का मोल भाव करेगा, तो तेरी सिलेक्टिविटी की होगी बिल्कुल आई होगी, इतना कम समय लगे। यहाँ एक पूरा 3 दुकान है लग दे, और यू 500 के देवा, यू मन दिखा 510 के देवा, यू 520 के देवा, तो सर मोरा पहुंच गया, ठीक है, इतना रेट बताया था ना, मेरा 500 के मिला कड़ी, तो अगली भी जाओगे, फिर अगली भी जाओगा, टाइम नहीं लग गया। तो जितनी ज्यादा रेंज होगी ना, बड़ी रेंज होगी, उतनी की होगी सिलेक्टिविटी कम हो जा, और जितनी रेंज कम होगी, बैंडविड्थ जितनी पतली होगी, सिलेक्टिविटी की हो जा हमारी आई हो, ठीक है। हाँ पैरेलल ना किस वास्ते यूज करा, किस वास्ता, टैंक सर्किट किसके लिए होता है यूज, वो रिजेक्टर के लिए, रिजेक्ट करने के लिए। उसमें क्या होता है, उसमें सर्किट रिजेक्ट करता है ना, ये F0 होती है, और जो ये बैंडविड्थ तो है ना, यह भी कितनी होगा, 70.7%, 0.707 ऑफ VM, ये भी वही होगा। बैंडविड्थ वो वैल्यू है एवरेज इफेक्टिव वैल्यू, एवरेज नहीं बोल सकते, इफेक्टिव वैल्यू, एसी में इफेक्टिव वैल्यू ना चूज करांगे, ठीक है, क्या करांगे, ये तो रिजेक्ट करेगा ना, यू पैरेलल रेजोनेंस, सिलेक्टिविटी का काम लेना है तो उस पर लेवांगे, रिजेक्ट काम करवाना है तो इस पर लेवांगे, पैरेलल ले लिया अपना। एक जो रेंज है ना, उस रेंज को रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करने के लिए सर्किट अलग है, सिलेक्ट करने के लिए अलग है, ठीक है। रिजेक्शन में यूज होता है हमारा पैरेलल वाला, ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस, और सिलेक्शन में यूज होता है हमारा सीरीज रेजोनेंस।